Okay, so from this equation you can understand, like let me draw its graph. Yes, वोल्टेज लीड बाय 90 एंगल. ओके, आपका जो वोल्टेज होगा वो 90 एंगल से लीड करेगा. लाइक अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ओके, तो 0 यहाँ पे आपका पाई बाय 2, फिर ये पाई, फिर ये 270 होता है 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई. ओके, नेक्स्ट जो वैल्यू लेंगे हम, ये 2 पाई प्लस पाई बाय 2 ले सकते हैं. 2 पाई प्लस पाई बाय 2. ओके, दिस वे यू कैन फाइंड इट्स वैल्यू. ओके, यहाँ तक है. अब सबसे पहले मैं वोल्टेज का इक्वेशन ड्रॉ करता हूँ, वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. तो वोल्टेज इज समथिंग लाइक दिस. जब, अब मैंने बोला कि जब मेरा वोल्टेज, ये फर्स्ट ग्राफ वोल्टेज का है, जब मेरा वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू पे रीच हो जाएगा तब मेरा करंट स्टार्ट करने वाला है, इट विल स्टार्ट. तो ऐसे कैसे होगा कि ये मैक्सिमम पे आ गया, फिर ये 0 पे जाएगा, नेक्स्ट पाई पे आएगा 0, तब ये जो करंट है इट विल रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्टली. ओके, यहाँ पे आएगा वो मैक्सिमम पे करंट. ये करंट का ग्राफ है सेकंड. तो जब मेरा करंट, आई मीन ये मैक्सिमम हुआ करंट का. अब जब मैं नेगेटिव मिनिमम पे जाने की कोशिश करूंगा तब मेरा जो करंट है वो 0 हो जाएगा यहाँ पे. ओके, और अगेन जब मैं 0 पे चला जाऊंगा यहाँ पे वापस, तो ये जो करंट होगा इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा. ओके, एंड अगेन एट, मैं नया साइकिल स्टार्ट कर दूंगा वोल्टेज का, तब जाके ये 0 होगा यहाँ पे. ओके, so you can find this is the phase difference between voltage and current, and this is nothing but it is represented by phi, and phi is nothing but pi by 2. तो आप देख रहे हो कि वोल्टेज पहले स्टार्ट हो गया, इट फिनिशेस फर्स्ट, देन आफ्टर पाई बाय 2 एंगल करंट फिनिशेस इटसेल्फ. सो दैट ये होता है इंडक्टिव सर्किट के लिए. हु इज लीडिंग? वोल्टेज इज लीडिंग एंड करंट इज लैगिंग. करंट पीछे है और वोल्टेज आगे है. ओके, अगर इससे देखोगे तो यू विल फाइंड दैट कि वोल्टेज आपका आगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपका वोल्टेज आगे चल, वोल्टेज पीछे चल रहा है और करंट आगे चल रहा है अगर ग्राफ से देखने जाओगे, बट एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू. ये क्या होता है, ये ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका है तब ये स्टार्ट करने वाला, क्योंकि दोनों साइन फंक्शंस है. तो अगर दोनों में फेज डिफरेंस होगा तभी ये पॉसिबिलिटी होती है, अदरवाइज देयर इज नो सच काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर रजिस्टिव सर्किट ओनली. हमने लास्ट टाइम जो सर्किट देखे थे उसमें दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे थे, सेम टाइम पे एंड कर रहे थे, बट दिस इज नॉट फॉर इंडक्टिव सर्किट. और अगर उनके फेजर्स देखें तो इसका फेजर यहाँ पे वोल्टेज का, तो उससे 90 डिग्री एग्जैक्टली पे दूसरा फेजर होगा करंट का. तो वोल्टेज के फेजर को हम Vm sin ओमेगा t1 लिखेंगे, तो करंट का फेजर Im sin ओमेगा t1 माइनस पाई बाय 2 आएगा. ओके, एंड दिस ग्राफ इज नथिंग बट कि इसको नेगेटिव में पीछे लेके गए कि ये मैक्सिमम पे गया तब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका करंट, फिर ये मैक्सिमम आएगा तब ये मिनिमम हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव मिनिमम जाएगा तब ये 0 होगा, ये मैक्सिमम पे आएगा तब ये नेगेटिव मैक्सिमम पे, और ये जब एक और साइकिल स्टार्ट कर देगा तब ये अपना साइकिल कंप्लीट करने वाला है. So that we can see that the current reaches its maximum value later than the voltage by the 1/4 of period. कितने टाइम का? 1/4 ऑफ पीरियड, मतलब कि टोटल 4 पीरियड होंगे तो उसमें से 1/4 जितना लैग कर रहा है. तो t/4 इज नथिंग बट ओमेगा बाय 2 इंटू ओमेगा, पाई बाय 2 अपॉन ओमेगा आएगा आपका. ओके, we have seen that inductor has a reactance that limits the current similar to the resistance in a DC circuit. जैसा जो काम डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस करता है वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है? इंडक्टर करंट को लिमिट करने का काम कर रहा है. सो नाउ फॉर द पावर, द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द इंडक्टर. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ पे दिया एवरेज पावर, दिया इंस्टेंटेनियस पावर है PL इज इक्वल टू V इंटू आई Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इंटू Vm साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 को हमने लिखा माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी. अब ऊपर नीचे डिवाइड बाय 2 करेंगे हम लोग, इसीलिए ये 2 नीचे आ गया. तो 2 cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा. ओके, नाउ फॉर द एवरेज पावर, ये इंस्टेंटेनियस पावर है. फॉर एवरेज पावर, तो एवरेज पावर PL इज इक्वल टू
माइनस आई एम वी एम अपन टू एवरेज ऑफ साइन टू ओमेगा टी। अब साइन टू ओमेगा टी की एवरेज 0 होती है हमेशा, आई एम वी एम अपन टू इसकी एवरेज उतनी आएगी, बट साइन टू ओमेगा टी की एवरेज हमेशा क्या होती है, 0 होती है, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा आपका 0। तो अगर आपके सर्किट में ओनली इंडक्टर है, if there is only inductor in your circuit, then average power of that inductor will always be 0. So since the average power of sine omega, average of a sine omega t over a complete cycle is 0, thus the average power supplied to inductor over one complete cycle is 0. That means क्या हुआ कि इंडक्टर आपके सर्किट में पावर, जितना पावर वो एक्सेप्ट करता है उतना ही पावर वो वापस सर्किट को दे भी देता है। That's why this such thing happens here. इंडक्टर क्या होता है कि एक चार्जिंग डिवाइस है इंडक्टर, मतलब कि वो क्या करता है, पहले अपनी जी कैपेसिटी उतने तक चार्ज कर देता है खुद को थ्रू करंट। अब जब चार्ज हो जाए तो उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करता पावर को, तो उसके बाद वो जितना पावर उसको मिला है वो वापस सोर्स को दे देता है, फिर वो डिस्चार्ज होता था, पर रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होता है। लाइक अगर मुझे इसको समझाना हो तो ऐसे कुछ हो, क्यों एवरेज पावर 0 होती है उसकी, इसमें कोई पावर डिसिपेशन नहीं होता। अगर आपके सर्किट में ओनली इंडक्टर से, तो पावर डिसिपेशन कुछ नहीं होता, मतलब वेस्ट पावर नहीं होता। तो ऐसी सर्किट है आपकी, ये इंडक्टर है। अब जब पहले हाफ साइकिल में सपोज आपने पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तो आप करंट दे रहे थे इंडक्टर को, तो वो चार्ज हो जाएगा कंप्लीटली, प्लस टू माइनस चार्ज हो जाएगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि आपका हाफ साइकिल चेंज, मतलब ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे नेगेटिव आ जाएगा, तब ये इसकी पोलैरिटीज भी चेंज हो जाती है। ये कंप्लीट चार्ज हो गया तो इसकी पोलैरिटी चेंज, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये सोर्स को पावर देगा, जितना पावर उसने सोर्स से लिया ना उतना पावर वो वापस सोर्स को दे देगा। ओके, नेक्स्ट हाफ साइकिल में, मतलब कि एक्चुअली पूरा साइकिल नहीं चेंज होता। जस्ट अ मिनट, इफ आई एम गोइंग विद द ग्राफ आई विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो ये कोई इक्वेशन है आपका वोल्टेज का, ओके, तो इसके 4 पोर्शंस होते हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 4 पोर्शन से वोल्टेज का इक्वेशन। अब फर्स्ट 50%, मतलब ये t/4 में, t/4, ये t/2, ये 3t/4, और ये फाइनली t होता है। अब ये पहले पहले 0 टू t/4 में जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम होता है, ये पोलैरिटी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये क्या होगा कि ये करंट इसको मिलेगा, तो ये चार्ज हो जाएगा, इंडक्टर क्या हो जाएगा, चार्ज प्लस टू माइनस में। ओके, बट जब ये वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से नेक्स्ट t/4 में, t/4 से t/2 में ड्रॉप होगा, तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, इट बिकम पॉजिटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा। फिर ये जितना पावर उसने पहले हाफ साइकिल, मतलब ये हाफ साइकिल के हाफ साइकिल में इतने टाइम में जितना पावर उसने लिया था उतना पावर वो वापस दे देगा इसको, सर्किट को, मतलब सोर्स को। सो उसका टोटल पावर क्या हो गया, 0। अगेन यहाँ तक जब आएगा, एक साइकिल कंप्लीट, हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तब तक उसका पावर वापस 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, ये पोलैरिटी चेंज हो गई, ये नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऊपर वाला नेगेटिव, क्योंकि आप इसमें एंटर हो गए हो, इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल के नेगेटिव मैक्सिमम तक अब इसकी पोलैरिटीज भी उल्टी है, तो ये वापस चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन में ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा इंडक्टर। कब तक, जब तक ये मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं आता तब तक। और जब ये चार्ज हो गया उसके बाद वापस जो आपका वोल्टेज है वो 0 पे जाने की कोशिश करेगा, तब ये क्या करेगा, जितना पावर उसने चार्ज करने के लिए लिया था उतना पावर वापस वो सर्किट को दे देगा। तो क्या हुआ, उसने ऐसे, मतलब वो ऐसे पावर को घुमाता है फर्स्ट हाफ साइकिल में, वापस उसको ऐसे घुमा देता है। तो फाइनली आप इनकी टोटल करोगे तो यू विल गेट एवरेज पावर इक्वल्स टू 0 इन अ इंडक्टर, so that inductor is not wasting your power in a circuit. समझ में आया? ओके, गॉट दिस? एनी डाउट, एनी डाउट? क्यों एवरेज पावर 0 होती है इंडक्टर की? ओके, वो हाफ साइकिल में जितना पावर उसको मिलता है उतना वो वापस दे देता है, वापस उसके नेक्स्ट साइकिल में भी वही करता है उल्टी प्रोसेस, इसलिए टोटल 0 हो जाता है उसका। ओके, नाउ 7.2 एग्जांपल है, अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, फाइंड इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस चाहिए, RMS करंट ऑफ द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 50 हर्ट्ज।
सोर्स फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है, तो पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से लिखा जाता है, तो एक्सएल का इक्वेशन ओमेगा इनटू एल होता है, जो हमने पढ़ा अभी। ओमेगा इनटू एल होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई वी होता है, वी यहाँ पे क्या है स्मॉल वी फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई वी इनटू एल, तो 2 पाई की वैल्यू 3.40, वी 25 सॉरी वी 50 है, और एल कितना है आपको 25 मिली हेनरी, मतलब 25 into 10⁻³ so just multiply all these terms, you will get answer 7.85. And then RMS current, so you have a RMS voltage 220, okay, you have inductive reactance, so just I is equal to V by R, this is nothing but R for the inductive circuit, V by XL, so 220 over 7.85, you will get 28 ampere current. Got it? Okay, जो मैंने अभी समझाया वही चीज यहाँ पे इन्होंने समझाई अभी, देखो जो चीज मैंने ऑलरेडी उस सर्किट में समझा है ना, वही चीज ये लोग यहाँ पे समझा रहे हैं। सो वी आर नॉट गोइंग विद दिस थिंग्स, मे बी मैंने जो समझाया वो शायद ज्यादा इजी था कंपेयर टू दिस थिंग्स। तो मालाराम आपके एंड पे कोई इशू होगा, बिकॉज अगर मेरे एंड पे इशू हो तो किसी को वॉइस नहीं आएगी, so definitely there will be an issue with your end. ओके, तो कैपेसिटर वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में